नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ठाकुर सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स का एक लेक्चर लेंगे और मैं चाहता हूं कि मैथ्स हम शुरू से पढ़ें। शुरू से पढ़ने से मतलब है एक एक चीज़ हम उसमें कवर करें, कुछ भी ना छोड़ें और एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे। कोचिंग की टैगलाइन आप सबको पता है, शून्य से शिखर तक। तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से और मेरा मानना है कि जब हम बेसिक को समझ जाते हैं, बेसिक अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, तो फिर जितना भी लेवल आ जाए क्वेश्चन का उसको धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। हालांकि वो भी प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझकर हम उसको भी कवर कर सकते हैं। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर हमारा नंबर्स, मतलब संख्याएं। संख्याएं हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें संख्याओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे इस चैप्टर को हम संख्या पद्धति भी बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिक में भी आता है और एडवांस में भी आता है। अब आप बोलोगे बेसिक एडवांस दोनों में कैसे? तो इसमें क्या होता है कि बेसिक चीज़ें भी हमको सब जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब पढ़ने को मिलता है, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी जैसे हम समझते हैं नंबर ऑफ जीरो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एडवांस लेवल पर भी हम पढ़ सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात यहाँ पर कौन सी करने आए हैं? बेसिक लेवल की बात करने आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर संख्याएं। संख्याओं की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले संख्या पद्धति क्या होती है उसको समझते हैं। संख्याओं को लिखने का ढंग, संख्याओं को लिखने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल लेने पर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसा आपको पता रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति आप सबने नाम सुना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनी कॉपी में आप 5 लिखिए, तो एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी में 5 ऐसे लिखा और एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी में 5 ऐसे लिखा। दोनों ही सही है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये लिखने का तरीका और ये लिखने का तरीका दोनों अलग अलग हैं। इसे हम आप सभी जानते होंगे, ये रोमन संख्या पद्धति है। ये वाले के शायद हो सकता है कि नाम आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको ये पता है कि ज़्यादातर अधिकतर कौन सी संख्या ये वाली पद्धति उपयोग होती है। तो इस संख्या पद्धति का अधिक उपयोग होने का कारण या अधिक प्रचलित होने का कारण वो भी हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रोमन संख्या पद्धति को समझ लेते हैं। रोमन संख्या पद्धति में कुछ बेसिक बातें जो हैं उनको समझ लेते हैं। आइए, रोमन संख्या पद्धति की अगर हम बात करते हैं, रोमन संख्या पद्धति, तो रोमन संख्या पद्धति में कुछ चिन्ह हैं जिनका उपयोग करके संख्याएं बनाई जाती है। ये चिन्ह कौन कौन से हैं? सबसे बेसिक बात हम कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देखें तो रोमन संख्या पद्धति से केवल चिन्ह पर आधारित ही क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा चिन्ह किस संख्या को निरूपित करता है, इस तरह का। जैसे आप एमपी पुलिस का एक पेपर देखेंगे 2013 का, तो उसमें आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझिएगा, आप सभी को पता है ये किसको निरूपित करता है? 1 को। इसके बाद में v जो है वो किसको निरूपित करता है? 5 को। अगर x की बात करें तो x किसको निरूपित करता है? 10 को। जितने भी लोग यहाँ पर अभी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये 3 चिन्हों से तो वो अवगत है अच्छे से। उनको सबको पता है कि ये जो है ये 10 है, ये 5 है और ये 1 है। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़ी संख्याओं पर आते हैं रोमन संख्या पद्धति में, तो वहां पर दिक्कतें होने लगती है। क्या दिक्कतें होने लगती है? हमें चिन्ह के बारे में नहीं पता है। जैसे आपसे मैं अगर यहाँ पर आगे पूछता हूँ कि बताओ 50, तो आप बोलोगे कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एल का मतलब क्या होता है? 50 होता है। सी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। डी का मतलब क्या होता है? 500 होता है। और एम का मतलब होता है 1000। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला, एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यही था कि एम क्या निरूपित करता है रोमन संख्या पद्धति में? आंसर था 1000।
बाकी संख्याएं रोमन संख्या पद्धति में कैसे बनाई जाती है, तो कम करके ज्यादा करके बनाई जाती है। कम करके ज्यादा करके मतलब क्या, तो समझिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 10 जानते हैं, 9 लिखकर बताइए, तो आप क्या करेंगे, x लिखेंगे, ये 10 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं ये लिख देता हूं, ये 1 है, तो 10 में से 1 कम हो गया, कितना बचा, 9। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे 12 लिख के बताओ, अब 12 लिखना है तो ये हो गया आपका 10, 12 चाहिए तो 2 का तो कोई चिन्ह है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, 1 को 2 बार लिखेंगे, ये आई मतलब 1, तो ये हो गया कितना, 12। इसी प्रकार से आगे की संख्याएं भी बनाई जा सकती है। जैसे मेरे को पूछा गया 40 लिख के बताओ, 40 लिख के बताओ, तो मैं 40 कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा L, ये कितना है, 50 है, अगर इसमें से 10 कम कर दूं तो क्या बचेगा, 40, इधर कम होगा, अगर उधर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब जैसे अगर मुझे 60 लिखना है तो मैं 60 कैसे लिखूंगा, यहां लिखूंगा L, यहां लिखूंगा X, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारी रोमन संख्या पद्धति के बारे में बात हो गई। अब हम आते हैं वर्तमान में जो संख्या पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, जैसे हमने यहाँ 500 लिखा हुआ है, इस पर यह संख्या पद्धति जो है, इसके 2 नाम हैं। इसे दाशमिक संख्या पद्धति या हिंद अरबी संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके फेमस होने का भी क्या कारण है वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा नाम का इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। हिंद अरबी संख्या पद्धति, हिंद अरबी संख्या पद्धति नाम से कुछ तो इंगित हो रहा है। वास्तव में ये क्या हो रहा है, हिंद मतलब हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, अरबी मतलब अरब कंट्रीज, अरब के जो देश है वो। वास्तव में ये संख्या पद्धति जो है ये मिली जुली संख्या पद्धति है, भारत की और अरब कंट्रीज की, अरब के जो देश है वहां की। इस कारण से इसको जो है क्या नाम दिया गया है, हिंद अरबी संख्या पद्धति। हिंद अरबी संख्या पद्धति ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि इसमें स्थानीय मान होता है और संख्या लिखना आसान हो जाता है। जब बड़ी संख्याएं लिखनी हो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हमसे कहा गया 4321 लिखो, तो 4321 लिखना बहुत आसान है। अब आप बोलोगे इसमें स्थानीय मान का क्या रोल है, आप देखोगे तो जो 4 है वो हजार के स्थान पर है, इसलिए 4000 बोला जा रहा है। 3 जो है 100 के सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए इसको 300 बोला जा रहा है। ये दहाई के स्थान पे और ये इकाई के स्थान पर। आपको समझ में आई गया होगा। इसके बाद आगे बढ़े, इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, दाशमिक संख्या पद्धति। दाशमिक संख्या पद्धति क्या होता है, आओ इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये इसी का नाम है। दाशमिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें टोटल 10 अंकों का उपयोग होता है। टोटल 10 अंकों का उपयोग होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, दाशमिक संख्या पद्धति। कौन कौन से 10 अंक सभी जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो आपके अंक हैं 10, 9 नहीं है, 10 हैं। 10 कैसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस कारण से इसे क्या कहा गया, दाशमिक संख्या पद्धति कहा गया। सबको क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, सबको यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम अगर बात करें, मैं अभी आपको कह रहा था स्थानीय मान के बारे में, तो स्थानीय मान को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे आपसे अगर बोला जाता है ये इसमें केवल इकाई है, दहाई नहीं, मतलब केवल इकाई का अंक है, इसके बाद दहाई आ जाता है तो बन जाता है क्या, 10। दहाई के स्थान केवल 10 अकेला नहीं बनता, बहुत सारी संख्याएं बनती है, 11, 12, लेकिन हम अभी छोटी संख्या ले रहे हैं। इसके बाद में हम जो है 100, 3 अंकों की संख्या, सैकड़ा हो गया। फिर उसके बाद में आ जाता है 1000। आगे का कैलकुलेशन आपको सबको पता है, एक बार मैं बोल जरूर देता हूं। 1000 के बाद आएगा 10,000, 10,000 के बाद में आएगा 1 लाख, और 1 लाख के बाद में आएगा 10 लाख। अब 10 लाख पर मैं क्यों रुका,
क्या कारण है उसका भी हम समझ लेते हैं। इस 10 लाख में अगर आप जीरो की संख्या को देखेंगे तो जीरो की संख्या इसमें कितनी है, 6 है, इसलिए इसको हम 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं। 10 लाख पर क्यों रुक रहा भैया, आगे रुकना, 1 करोड़ भी तो आएगा। अब 10 लाख में किसी का कुछ होता जाता नहीं, 1 करोड़ पे आएंगे, उस पर भी आएंगे, आप टेंशन मत लो, समझो। इसलिए रुका हूं क्योंकि अगर हम पश्चिम के देशों की तरफ जाएं तो वहां पर यहां थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। वो 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन जो है वो किसके बराबर हुआ, 10 लाख के बराबर हुआ, जिसमें शून्य कितनी है, 6। तो हम इसको कह सकते हैं 10 की घात 6 या 10 लाख। हम इसे क्या कह सकते हैं, 10 लाख बोल सकते हैं। तो 1 मिलियन जो है वो किसके बराबर हुआ, 10 लाख के। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या इतना बेसिक कैसे पढ़ा रहे हो, यहां से कोई क्वेश्चन बनता है क्या एग्जाम में। अगर आप एग्जाम को अच्छे से स्टडी करेंगे तो MPSI में क्वेश्चन पूछा गया था 40 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। कितना बेसिक सा सवाल था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलत करके आ गए। क्यों गलत करके आ गए, क्योंकि उनको लगा 1 मिलियन में 6 जीरो होती है, तो 40 मिलियन में भी 6 जीरो होनी चाहिए। गलत हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, देखते हैं चलिए। 40 मिलियन में कितनी शून्य है, कितने जीरो हैं, अगर ये हमको निकालना है तो बहुत सिंपल है। ये 40 अलग लिखा हुआ है, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब कितनी जीरो, 6 जीरो, मतलब ऑलरेडी 40 में 1 जीरो है, उसके बाद 6 जीरो मिलानी है। तो ये हो गया आपका 10 लाख मतलब 6 जीरो। टोटल शून्य कितने हुए, टोटल जीरो कितने हुए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों कहीं से भी आ सकता है, लेकिन बेसिक केवल इसलिए मत पढ़िए कि परीक्षा में आएगा कि नहीं, बेसिक इसलिए पढ़िए कि आगे के सवालों को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलियन के बाद में आ जाता है बिलियन। आपने सुना होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि उनका जो पिताजी है, उनके पप्पा जो हैं वो तो मिलेनियर हैं, बिलेनियर हैं, इस तरह के हमको वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो बिलेनियर या 1 बिलियन की जब हम बात करें तो ये क्या होता है समझिएगा। यहां पर मैंने ये आपको समझाने के दृष्टिकोण से लिखा है 10 की घात 6, इसमें 3 शून्य बढ़ाइए। इसमें कितनी शून्य बढ़ाइए, 3 शून्य बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 10 की घात 9। लेकिन जैसे ये 10 लाख था, अब ये कितना हो गया, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड से करोगे तो आ जाएगा। करो, चलिए बहुत बढ़िया कर लिया। कुछ लोगों का सही आंसर भी है ना। ये कितना हो गया है, 1 अरब हो गया है। हाँ 1 अरब, मतलब अगर बिलेनियर बोला गया किसी व्यक्ति को तो वो अरबपति है। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन आ जाता है। 1 ट्रिलियन में फिर 3 शून्य बढ़ेगी। कितनी शून्य बढ़ेगी, 3 शून्य बढ़ेगी, और ये हो जाएगा 10 की घात 12। अब ये कितना हो गया, अब ये कितना हो गया, तो इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये हो जाएगा 10 खरब। ये कितना हो जाएगा, 10 खरब। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको ये इसीलिए पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे आपको मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन समझाना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है बात करेंगे संख्याओं के टाइप की, संख्याओं के प्रकार की। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर ये संख्याओं के प्रकार आप पढ़ा तो कभी परीक्षा में आता भी है? नहीं आता, मान लेते नहीं आता, आता है ना। आप अगर पुराने पेपर वगैरह उठा के देखेंगे एग्जाम में तो आपको कई बार अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
आ रही बात समझ में। और चलो मान लिया कि नहीं आता, आता तो है मैं कह रहा हूं, लेकिन मान लेते हैं आपकी बात कि नहीं आता, लेकिन फिर भी इन संख्याओं का आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप फिर HCF LCM पढ़ेंगे, वहां पर इन संख्याओं का उपयोग किया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उनके तो क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम में, है ना। चलिए ठीक है, तो हम इन संख्याओं के टाइप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संख्याओं के प्रकार की मैं शुरुआत करता हूं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या होती है भैया प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होता है? सामान्यतः जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसको सबसे पहले गिनती पढ़ाई जाती है ना। तो गिनती अगर पढ़ाई जा रही है तो वो गिनती ही क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। मतलब नॉर्मली आप प्राकृत संख्या किसको कह सकते हो? गिनती को कह सकते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि गिनती में क्या क्या शामिल है और क्या नहीं। बहुत सिंपल है, किसी बच्चे से पूछ लो, आपसे पूछ लो, आप भी बता दोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि मैं गिनती बोल रहा हूं और ऐसे बोल रहा हूं 0 1 2, सही है क्या? नहीं, गिनती में शुरुआत में 0 नहीं होता। मतलब प्राकृत संख्या में क्या शून्य शामिल है? आंसर है नहीं। कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू, 10 11 12 सब कंटिन्यू है, आगे अनंत तक जाएगा। अनंत क्या होता है? अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, मतलब जिसको कभी ज्ञात ही नहीं कर सकते आप। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर्स बोला जाता है। पूर्ण संख्याएं। अब भैया ये क्या होता है पूर्ण संख्याएं? जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, इन सभी प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर लें, 0 को भी शामिल कर लें, तो वो क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याओं के साथ साथ 0 आ गया तो वो क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। मतलब हम पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब। क्या पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत शामिल हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि ये सब नीचे दिख रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा सेंटेंस बोल दिया, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत में हैं? ये इसमें है तो ये तो है, क्या 0 ऊपर है? नहीं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अपने को बहुत अच्छे से बारीकी से समझने की आवश्यकता है। और भी आपको अगर डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पर एक पॉइंट पहले समझ लेते हैं। ये मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिखा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? मतलब धनात्मक संख्याएं या ऋणात्मक? आंसर ये धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याओं के आगे पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी तक हमने क्या ऋणात्मक संख्याओं को, नकारात्मक संख्याओं को या नेगेटिव नंबर को इसमें शामिल अभी किया है क्या? अभी नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब है कि इन पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अगर नेगेटिव नंबर भी आ गए, ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, तो वो बन जाते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं की यदि हम चर्चा करें तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? उल्टा चलता है। -1। -1 इधर क्यों लिखा है? क्योंकि ये 0 से छोटे होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और छोटे होते जाएंगे, मतलब -1 से छोटा होगा -2 -3 ऐसे कंटिन्यू। ये भी इधर जो है माइनस के अनंत तक पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट ये बनता है कि मैंने आपसे पूछा क्या 1 पूर्णांक संख्या है? आपका आंसर है हाँ है। क्या 2 है? आपका आंसर है हाँ है। क्या 2.5 है पूर्णांक संख्या? क्या 3.5 है पूर्णांक संख्या? आपका आंसर है नहीं, यहां नहीं है ये। मतलब आपका जो भिन्न है इन दो पूर्ण संख्याओं के बीच का जो नंबर है वो यहां पर शामिल नहीं है।
तो पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ यदि भिन्न को भी शामिल कर लें, भिन्न को भी क्या कर लें, शामिल कर लें, तो बन जाती है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसकी परिभाषा जब हम बुक्स में पढ़ते हैं, परिभाषा तो वही सही है, बुक्स में गलत नहीं लिखी है, व्यापक परिभाषा बुक में दी हुई है, उस परिभाषा से थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पर समझाता हूं, आप टेंशन ना लें। परिमेय संख्याएं किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है समझिए। जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिमांड आ रही कि भैया परिभाषा आप लिखो, ठीक है लिख देता हूं, आप टेंशन ना लें। जिन संख्याओं को p/q से यहां कहने का मतलब अंश बटे हर, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या q मतलब हर शून्य हो सकता है? आंसर है नहीं, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये परिभाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर परिमेय संख्याओं के उदाहरण हम समझने जाते हैं तो बहुत उलझ जाते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, हालांकि उसमें कुछ आपको अपवाद मिलेंगे, लेकिन वो अपवाद भी मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें, समझिएगा। मेरा आपको यहां कहना है, परिमेय संख्याओं में आप किसको किसको शामिल करो, तो जितनी भी पूर्णांक है सारी पूर्णांक परिमेय संख्या में आएगी, मतलब ये सब। और अगर सारी पूर्णांक परिमेय में आ गई तो सब पूर्ण भी आएगी, क्योंकि पूर्ण यहां सब है। और अगर ये भी आ गई तो सभी प्राकृत भी इसमें आएगी। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। लेकिन केवल पूर्णांकों से परिमेय संख्या नहीं बनती है, पूर्णांक संख्या के साथ साथ भिन्न फ्रैक्शन को भी हम यहां पर शामिल कर लें। भिन्न क्या होता है, 1.1, 1.2 या 1.5 या 2.5, ये सब भी अगर इसमें शामिल हो जाता है तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। हालांकि कुछ अपवाद हैं, कुछ भिन्न ऐसे भी हैं जो इसमें नहीं आते हैं। वो भिन्न अपवाद जो है वो दशमलव बिंदु में मैं आपको समझा दूंगा, आप उसका टेंशन ना लें। चलिए अब उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/5 क्या परिमेय संख्या है, आंसर है हाँ है। मैंने आपसे पूछा क्या 4 परिमेय संख्या है, हाँ है। क्यों? क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, 1। क्यों? क्योंकि सबका मालिक 1। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, ये सबसे ज्यादा डाउटफुल स्टूडेंट को रहता है, क्या 0 को परिमेय बोलेंगे? आंसर बहुत सिंपल है, यहां देखिए पूर्णांक में 0 है, हाँ है, तो फिर परिमेय में भी 0 होगा। मतलब अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोल दिया कि वो 0 नहीं होना चाहिए, मैंने हर का बोला था, अंश शून्य हो सकता है, इसके बटे में हम 1 ले लेते हैं। तो यहां पर हर 0 नहीं है, अंश 0 है, अंश 0 है तो चलेगा, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। फिर अगर ऋणात्मक संख्या ले ले तो हाँ भैया ऋणात्मक संख्या भी इसमें शामिल है। प्रश्न उठता है तो भैया सब तो ले लिया, क्या नहीं है इसमें, वो उस पर भी आ जाते हैं। जो इसमें नहीं है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स,
परिभाषा जस्ट उल्टी है। जो आपने परिभाषा परिमेय की लिखी उसमें केवल एक शब्द जुड़ेगा नहीं, और ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा बन जाएगी। कैसे? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि उदाहरण बता इसके। चलिए उदाहरण बता देता हूं भैया इसके, आपको टेंशन मत लो। सबसे पहले तो एग्जाम के दृष्टिकोण से पहला उदाहरण बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अच्छा इसका जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो है पाई। जैसे ही पाई आपके सामने आया, आपके दिमाग में सीधे नंबर आया 22/7, और 22/7 जैसे ही आया आपने बोला ये तो अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, ये तो परिमेय होना चाहिए। लेकिन वास्तव में 22/7 पाई का लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। पाई का लगभग मान है 22/7, वास्तविक मान नहीं है। फिर आप 22/7 लेते क्यों हैं? क्योंकि हमें सवाल को हल करना है और उसके लिए सन्निकट मान, जिसको हम कहते हैं कि अप्रोक्स वैल्यू ली जाती है, इसलिए पाई का मान क्या लिया जाता है? 22/7 लिया जाता है। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या उदाहरण है? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, अगर हम रूट में, करनी में ऐसी संख्या ले लें जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, जैसे करनी 2, ये भी अपरिमेय है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो जो है ऐसा लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो क्यों नहीं है फिर ये परिमेय? क्योंकि इसमें जब तक रूट नहीं हटाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि ये परिमेय है या नहीं। जैसे एक उदाहरण लो, करनी में 4, इसका रूट हटेगा, आएगा कितना? 2, ये बिल्कुल परिमेय है। लेकिन जब मैंने लिया करनी में 2, तो करनी में 2 जो है वो आपको दशमलव में देखने को मिलता है, और वो दशमलव का मान कभी समाप्त नहीं होता, आगे आता ही जाता है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे करनी में 3 आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या करनी में 4 आएगा? नहीं। करनी में 5 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। आ रही है बात समझ में? और इस तरह से आप आगे भी कंटिन्यू इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया है ये उम्मीद मैं करता हूं, और आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे बढ़ रहे हैं हम, समझिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर दोनों को एक साथ हम बात करें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का एक साथ अगर उपयोग होगा, या एक साथ हम इनको लें, तो ये बन जाती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं किसको कहेंगे? तो वास्तविक संख्याओं में हम शामिल करते हैं परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी। मतलब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या का मतलब है परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ जब हम ले लें तो उसको कहेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। लास्ट इसमें आ जाता है हमारे पास अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। नाम से कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। नाम से कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ये काल्पनिक संख्याओं का मतलब है जो केवल कल्पना मात्र में हो, वास्तविकता में ना हो, उसी को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। प्रश्न उठता है, ऐसा होता है क्या? काल्पनिक संख्या भी हो सकती है क्या, जो है ही नहीं, जो केवल कल्पना में है? हाँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे भूत। हाँ, भूत क्या वास्तव में होता है? नहीं होता, ये केवल हमारे मस्तिष्क का वहम है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, आप एक रूम में रहते हैं, अकेले रहते हैं, और आप पूरा रूटीन काम करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रात में बढ़िया सोते हैं, सुबह उठते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन किसी दिन आप जो है गलती से भूत वाली पिक्चर देख के आ गए। अब उस दिन अगर आप रूम में अकेले हैं
हमारे दिमाग में कौन घूमेगा? भूत घूमेगा। हमारी कल्पनाओं में कौन घूमेगा? भूत। ऐसे ही हम संख्याओं पर जब आते हैं तो संख्याओं में भी कुछ काल्पनिक संख्याएं ले सकते हैं, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, किसी भी माइनस की संख्या को अगर हमने रूट में ले लिया, वर्गमूल में ले लिया, करनी में ले लिया, तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती, वो वास्तविक नहीं होती। जैसे -4 का वर्गमूल, क्या -4 का कोई वर्गमूल निकाल सकता है? हाँ, कुछ आंसर आ रहे हैं कि सर -2 होगा ना। गलत, -2 इसका वर्गमूल नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूं कि अगर -2 का -2 में हम गुणा करें तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 4+ का। तो ये वापस से प्राप्त इससे नहीं किया जा सकता -2 से, इसलिए इसका ये वर्गमूल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वास्तव में -4 का वर्गमूल निकाला नहीं जाता है। अगर इसको हायर मैथ्स की ओर ले जाए हम तो फिर योटा का उपयोग होता है, वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आ रही है बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। ये सभी प्रकार की संख्याएं मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब मैं चाहता हूं कि एक चार्ट के माध्यम से कुछ संख्याएं जैसे अभी बची हुई है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, समझिएगा। संख्याओं को एक चार्ट के माध्यम से हम यहां समझने जा रहे हैं। संख्याओं को मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं तो केवल कल्पना में है, तो कल्पना की कल्पना में मैं कल्पता ही रहा, ना कल्पना मिली ना कल्पना काम आया, इसलिए इसको यहां छोड़ देते हैं और बात किसकी करते हैं? वास्तविक संख्याओं की। जो वास्तविक संख्याएं हैं फिर हम इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारी आ जाती परिमेय संख्याएं और दूसरी हमारी आ जाती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सभी अभी हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अपरिमेय संख्याओं की भी हम यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से हम किस पर आते हैं? परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं को फिर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पूर्णांक संख्याएं और भिन्न का मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद हम दशमलव भिन्न के समय पढ़ेंगे। बाकी सभी भिन्न परिमेय संख्या में शामिल होंगी, बाकी अपवाद को छोड़कर। आ रही सबको बात समझ में? वेरी गुड। अब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में पूर्णांक संख्याओं को बांट सकते हैं। कौन कौन सी? समझिएगा। पूर्णांक संख्याओं में हम ले लेंगे धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में हम ले लेंगे ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में हम ले लेंगे उदासीन। उदासीन में केवल एक आता है 0, 0 एक उदासीन संख्या है। बाकी 1 2 3 4 5 वो लिखेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। आपको यहां समझने की आवश्यकता है, धनात्मक संख्या, केवल धनात्मक संख्या पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्या अगर ले लें तो इसी को ही बोला जाता है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अगर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के साथ उदासीन को भी ले लें, इसको भी इसमें क्या कर लें? शामिल कर लें, दोनों को मिला लें, तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा सम बचा है, विषम बचा है, भाज्य बचा है, अभाज्य बचा है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे हम
सम संख्याओं को प्राकृत संख्या के सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या के रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो फिर प्राकृत संख्या को हम दो अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। कैसे, समझिएगा। प्राकृत संख्या को हम कह सकते हैं सम प्राकृत संख्याएं और प्राकृत संख्या को हम कह सकते हैं विषम प्राकृत संख्याएं। सम प्राकृत संख्याएं मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या है, सम है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब सम है। विषम क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2 का गैप है सब में, वो सब क्या कहलाएंगी, विषम। ये आपको बचपन से आता है, मुझे पता है। लेकिन अब हम यहां पर पढ़ेंगे प्राकृत संख्या को एक और प्रकार से बांटा जा सकता है और वो है भाज्य और अभाज्य के रूप में। वो पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट बॉक्स में आगे का जो हम अभाज्य संख्या पढ़ने वाले हैं, भाज्य संख्या के बारे में जो भी आप लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।